नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अकिल। यह है 8 PM शो, जिस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और देखिए, राजस्थान में बड़ी खबर आज नरेश मीणा को लेकर रही। नरेश मीणा को लेकर हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्हें ज़मानत दे दी गई और जिसका इंतज़ार जब से नरेश मीणा फिर दोबारा से जेल में गए हैं तब से ही किया जा रहा था। कई महापंचायतें भी फिर दोबारा से की गई थी, कई नेता भी उनके समर्थन में आए थे। हालांकि इस बार जब वो दोबारा जेल में गए तो उनके समर्थन से कांग्रेस नेता नदारद नजर आए, लेकिन जब नदारद की बात आई है तो एक खबर गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी रही। देखिए, आज विधानसभा का सत्र था जो कि स्थगित कर दिया गया 8 सितंबर दोपहर सुबह 11 बजे तक के लिए। इससे पहले 1 सितंबर को भी विधानसभा का सत्र था जो कि पहला दिन था। उसके बाद कल भी विधानसभा का सत्र था, लेकिन इन तीनों ही दिनों में गोविंद डोटासरा सदन से नदारद नजर आए, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। तो नरेश मीणा, गोविंद सिंह डोटासरा और इनके साथ साथ तीसरे नेता है हनुमान बेनीवाल, जिनको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नरेश मीणा के ज़मानत पर बाहर आने से हनुमान बेनीवाल को मजबूती मिलेगी, और क्या भाटी का भी जिक्र हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने तीसरे मोर्चे की बात खुलकर कही थी, जिसमें उन्होंने निर्दलीय नेताओं का भी नाम लिया था। नरेश मीणा के लिए जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका भी उन्होंने नाम लिया था। तो अगर नरेश मीणा समुदाय से आते हैं, रविंद्र भाटी गुर्जर समुदाय को प्रभावित करते हैं और हनुमान बेनीवाल खुद जाट समुदाय को प्रभावित करते हैं, तो अगर ये तीन मिल जाए तो राजस्थान में एक बड़ा मोर्चा ये स्थापित हो सकता है। लेकिन इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज 8 PM शो में बात करेंगे और बताएंगे इसको लेकर आगे क्या संभावनाएं हो सकती है और इन सब चीज़ों के सियासी मायने क्या है। क्या नरेश मीणा की ज़मानत भी सियासत से प्रेरित है? इन सब बातों पर बात करेंगे सुमित देवड़ा से, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं इन सब बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो सुमित, बहुत स्वागत है आपका 8 PM शो में। तो सुमित, सबसे पहला सवाल तो गोविंद डोटासरा को लेकर करते हैं और उसके बाद आएंगे नरेश मीणा पर। देखिए, गोविंद डोटासरा को लेकर पहले भी कई खबरें आई। जब पिछला विधानसभा का सत्र चल रहा था उसमें स्पीकर वासुदेव देवनानी को लेकर नाराजगी सामने आई। गोविंद डोटासरा के बयान को लेकर वो स्पीकर सदन में रोए तक थे, जिसके बाद उनको अयोग्य घोषित तक करने के बयान सामने लगे थे कि वो विधायक बनने के योग्य ही नहीं है, जिसके बाद उस वक्त भी वो सदन से नदारद हो गए थे। जिसके बाद बीजेपी ने एक दूसरा अपना तुरुप का इक्का चला कि डोटासरा इसलिए सदन में नहीं आ रहे क्योंकि जूली से उनकी अदावत चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस वक्त भी खेमे बंदे की बात करी थी कांग्रेस की, और अब फिर से, अब वो खैर बातें दब गई, लेकिन अब जब दोबारा से मानसून सत्र शुरू हुआ है तो इन तीनों ही दिनों में गोविंद डोटासरा नदारद नजर आए सदन से, जबकि वो राजस्थान जयपुर में ही मौजूद है। बाकी सियासी कार्यक्रमों में जा रहे, ममता भूपेश का हो या फिर कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हो, उसमें भी वो मौजूद थे। लेकिन सदन में आने में क्या दिक्कत है? क्या जूली की वजह से नहीं आ रहे, या फिर स्पीकर देवनानी से नाराजगी अब भी उनकी, उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल भाजपा जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वे गुटबाजी के शिकार हो चुके हैं। जी। पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर वे गुटबाजी की बात करते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने नया राग छेड़ा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो देखिए आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो विधानसभा में नहीं आ रहे हैं वह टीकाराम जूली की वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो है अदावत शुरू हो चुकी है। देखिए, यह पूरा मामला जो है पिछली विधानसभा सत्र के समय का है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर जब टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में हंगामा किया था। इसको लेकर उनके ऊपर बयानबाजी की गई। उन्हें उनके साथ में 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। उनका सीधा सीधा कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर जो है भाजपा पार्टी के विधायक जिन्होंने टिप्पणी की है वे माफी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर उनके वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष है, इसको लेकर भी खींचतान साफ नजर आई, एक आरोप लगाते हुए नजर आए। इसके बाद में जो है वे सदन से निलंबित हो गए, निलंबन भी वापिस खत्म हो गया। इसके बाद में भी वे नहीं आए। सीधा सीधा भाजपा ने आरोप लगाया कि वे टीकाराम जूली, क्योंकि
टीकाराम जूली ने इसको लेकर जिस तरह से व्यवहार कांग्रेस के विधायकों का रहा और 6 लोगों का निलंबित हुआ, इसको लेकर माफी मांग ली गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा नाराज थे। उनका कहना था कि जो इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की गई है उसको लेकर भाजपा के विधायकों को माफी मांगनी चाहिए थी, जबकि टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने माफी मांग ली। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है उनका पक्ष कमजोर हो गया और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं दोनों के अंदर खींचतान शुरू हुई। माना जा रहा था पहले से ही इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा रही है कि टीकाराम जूली जो है कहीं कहीं जो है आगे है और लगातार दूसरे गुटबाजी में होने की बात कही जा रही थी। और गोविंद सिंह डोटासरा को हमेशा से जो है देखा गया है कि गहलोत गुट में वे हमेशा रहे और सचिन पायलट और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दोनों का गुट को लेकर भाजपा हमेशा आरोप लगाती रही है। ऐसे में एक और गुटबाजी का आरोप जो है भाजपा लगा रही है। और हाल ही में जो अब जो विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तब भी जो है गोविंद सिंह डोटासरा नहीं दिखाई दिए हैं। ऐसे में इस बात का कयास लगाया जा रहा है जो अदावत है, जो खींचतान है, वो अभी तक पूरी नहीं, अभी तक जो है अभी तक शुरू है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जो है विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायकों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की कि वे विधायक बनने के लायक नहीं है, इसको लेकर वे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है किसी भी पार्टी के नहीं होते, उनके विपक्ष के संरक्षण की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में उन्होंने विपक्ष के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं की, इसलिए वे नाराज होकर वे नहीं आ रहे। जी, तो ये तो रही डोटासरा को लेकर बात। देखिए, लेकिन आज जो दूसरी खबर थी नरेश मीणा को लेकर, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और हमने नरेश मीणा के समर्थक से भी कुछ देर पहले ही बात की कि वो आखिर जमानत का फैसला तो आ गया है, लेकिन जेल से बाहर कब आएंगे। तो कल तो वो छुट्टी बता रहे हैं, परसों अगर जल्दी ऑर्डर आ गया तो परसों वो बाहर आ सकते हैं, नहीं तो मंडे मान के चल रहे नरेश मीणा के समर्थक भी कि मंडे बाहर आएंगे। और उसके बाद देखने वाली बातें ये होंगी कि देखिए वो हनुमान बेनीवाल के लिए, किरोड़ी लाल मीणा के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी कई सवाल वो जेल जाने से पहले उठा चुके हैं कि उनका भाजपा में टिकट काटने वाले किरोड़ी लाल मीणा ही थे। हालांकि कांग्रेस उन्होंने, किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान एक वायरल हो रहा था कि उन्होंने तो बीजेपी, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बीजेपी ने ही खड़ा किया था। तो इस तरह के कई बयान थे। अब देखिए नरेश मीणा अगर सुमित बाहर आते हैं जेल से, और क्या हनुमान बेनीवाल को मजबूती मिलेगी अंता उपचुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर, इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नरेश मीणा तीसरे मोर्चे के लिए एक सफल उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं, चाहे वो तीसरा मोर्चा कोई भी हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पहले से यहाँ पर है। भारतीय आदिवासी पार्टी किसी तरह का क्लेम पूरी राजस्थान में अभी तक नहीं कर रही है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के एक बयान जरूर सामने आया है कि पिछला जो देवली नेरा का विधानसभा चुनाव था उसमें अगर नरेश मीणा आरएलपी से चुनाव लड़ते तो वे जरूर जीतते। हम उनके बाहर आने के लिए जो है प्रयास करेंगे। हालांकि अब नरेश मीणा राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है, वे बाहर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो है देखा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर कि नरेश मीणा के आदेश होने के बाद में भी क्यों जो है देरी हो रही है, यह भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। जब दूसरे जब नेता होते हैं या सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं तो तुरंत ही जो है पिछली जो कार्रवाई आदेश आने के बाद में तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये देरी भी काफी विचारणीय है, क्योंकि अब कल अवकाश का दिन बताया जा रहा है, परसों तक हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी तो मंडे तक इंतजार करना पड़ेगा। जब राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका समर्थक लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जब तक अंतर विधानसभा चुनाव की बात है, एक सफल कैंडिडेट के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। और तीसरा मोर्चा भी नरेश मीणा के अंदर उम्मीद की नजर से देख रहा है, क्योंकि अगर पहले हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 2023 में अपनी सीट खींवसर की बचा पाए थे, उपचुनाव में भी उनके हाथ से चली गई, तो विधानसभा में जो है उनका किसी भी तरह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बाद में अगर समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान ने जिस तरह से धरने में शामिल हुए नरेश मीणा के रिहाई के लिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया अगर कोई भी बीजेपी कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वे समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट दे देंगे। कहीं ना कहीं नरेश मीणा के माध्यम से वे खाता खोलने की तैयारी कर रहे हैं। और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन नरेश मीणा अब जब बाहर आएंगे तो उनका क्या रुख रहेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब नरेश मीणा पहले जेल में थे तब कई नेता उनके साथ में थे, खासकर कांग्रेस नेता
अगर हम प्रहलाद गुंजल की बात करें, इंदिरा मीणा किस तरह से विधानसभा सत्र में उनके जी। नाम का टी शर्ट लेकर पहनकर पहुंची थी, और हमने देखा था कई बयान भी सामने, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कितनी बार उनके लिए समर्थन में बयान दिए। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का बयान सामने आया उनके चुनाव को लेकर, किस तरह से भाजपा ने उन्होंने चुनाव लड़ाया और इसके बाद में एकाएक कांग्रेस के नेता उनसे दूर होते गए। अब जब दूसरी बार वे जेल में हैं तो कोई समर्थन में दिखाई नहीं दिया। बहुत कम नेता, अतुल प्रधान जरूर आए थे उनके समर्थन में, हनुमान बेनीवाल अपनी इंटरव्यू में जरूर उनके लिए बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में नरेश मीणा के लिए सभी दरवाजे कहीं ना कहीं बंद होते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात आ रही है। अब नरेश मीणा क्या खुद की पार्टी बनाते हैं या तीसरा मोर्चा खोलते हैं, क्योंकि उनका जो इस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा है, ऐसे में वे पूरी राजस्थान में, क्योंकि पूरी राजस्थान में कोई तीसरा मोर्चा ऐसा दिख नहीं रहा है राजस्थान से उठता हुआ, क्योंकि मेवाड़ की बात करें तो भारतीय आदिवासी पार्टी है, मारवाड़ की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन जी। पूरी राजस्थान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। क्या नरेश मीणा इसकी शुरुआत करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या वे दूसरी जो तीसरा मोर्चा है उसका कैंडिडेट बनेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो देखना होगा नरेश मीणा जब बाहर आते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है, क्या वे बोलते हैं, क्या उनपे जो पिछले जब वे जेल में थे तब उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर वे क्या क्या जो है बात कहते हैं, यह सभी की नजरों नरेश मीणा के ऊपर है, उनके बयान के ऊपर है। क्या वे अपना विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नरेश मीणा जेल से जब बाहर आएंगे इन सवालों के जवाब तो तभी मिल पाएंगे कि क्या वो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अंता से उपचुनाव लड़ेंगे, या फिर एक बार फिर जिस तरह उन्होंने पहले बयान दिया था निर्दलीय ताल ठोकने का, इसी तरह वो ताल ठोकेंगे। देखिए, तीसरे मोर्चे की बात हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद से लगातार सामने आ रही है, कई सवाल भी उस पर उठ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की जा चुकी है। किरोड़ीलाल मीणा अपनी पार्टी बना चुके, घनश्याम तिवाड़ी अपनी पार्टी बनाकर देख चुके और उसके बाद वो वापस से बीजेपी में ही आ गए। अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी का क्या हाल है, ये भी सबके सामने है कि अभी विधानसभा में एक भी सीट उनकी नहीं है, वो शून्य पर है। हालांकि एक लोकसभा सीट जो कि उन्होंने खुद जीती हुई है, इससे पहले वो उपचुनाव में अपनी पत्नी को उतार चुके हैं खीवसर से और वो भी सीट वो नहीं बचा पाए। तो तीसरे मोर्चे को लेके क्या सिर्फ ये सुगबुगाहट ही रहेगी या फिर देखने को ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आने वाले दिनों में तीसरे मोर्चे को लेकर देखने को मिलता है अंता उपचुनाव से पहले या उसके बाद भी, तो ये एक बड़ा सियासी उलटफेर राजस्थान में हो सकता है, क्योंकि 3 नेताओं की बात कही जा रही है हनुमान बेनीवाल के द्वारा। हनुमान बेनीवाल खुद, नरेश मीणा और रविंद्र भाटी, और ये तीनों ही नेता राजस्थान के एक बड़े समाज को प्रभावित कर सकते हैं। तो इससे बीजेपी और कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान होगा। तो बीजेपी और कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में आए। तो बाकी क्या इन सब खबरों को लेकर अपडेट होगा वो सब आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।